हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर फेडरलिज्म। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, टॉपिक्स कौन कौन से हम कवर करने वाले हैं। तो द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फेडरलिज्म, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सेकंड टॉपिक इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। द थर्ड टॉपिक इज व्हाट्स मेक इंडिया फेडरल कंट्री, क्या चीज इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। एंड हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, कैसे इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाया गया। और तीसरा और लास्ट टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। उसमें आप रिजर्वेशन और सेंटर स्टेट रिलेशन सब कुछ पढ़ोगे। नाउ लेट्स स्टार्ट टू द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज फेडरलिज्म। चलिए, तो पहली बात, फेडरलिज्म भाई होता क्या है। अच्छा, होता क्या है इसे जानने से पहले इसकी नेसेसरी क्या है, क्यों नेसेसरी है कि एक हमारी कंट्री में फेडरलिज्म होना चाहिए, क्यों एक फेडरल कंट्री होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि हम लोगों ने बेल्जियम की और श्रीलंका की जब स्टोरी पिछले चैप्टर में जब हमने पढ़ी, तो हमने उसमें क्या पढ़ा कि बेल्जियम के अंदर कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि वहां पे पावर शेयर थी, एक फेडरल सिस्टम वहां पे वर्क कर रहा था। ठीक है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर थी, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर थी। तो सेम चीज यहीं पे हम पढ़ेंगे। और वहां पे क्यों नहीं हुआ सिविल वॉर, क्योंकि भाई वहां पे एक फेडरल सिस्टम वर्क कर रहा था। अब यहां पर भी हम पढ़ लेते हैं, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which power is divided between a central authority and various constituent unit of the country। जो एक फेडरल कंट्री होती है ना बेटा, वहां पर सेंट्रल अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है पावर जो है डिवाइड रहती है। ठीक है, मतलब वो अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुन लो। ठीक है, पहला है हमारा, देयर आर 2 और मोर टीयर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कौन कौन से लेवल है भाई हमारे देश में, कौन कौन से लेवल है। सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या है, पावर डिवाइडेड। अच्छा, ये ना 1993 में आया है, 73rd और 74th अमेंडमेंट के दौरान। ठीक है, सेंट्रल और अच्छा, इसकी जरूरत क्या है यार। देखो, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, कैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही सबको कंट्रोल करेगी। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं। अब जैसे यूपी में कितने सारे गांव हैं। ठीक है, एग्जांपल हम यूपी का ले लेते हैं। यूपी में कितने सारे गांव हैं, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट भाई वो पूरा देश चला रही है, वो कैसे केवल एक चीज पर ध्यान दे, कैसे एक पर्टिकुलर स्टेट पे ध्यान दे सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड है अमंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हो, और सबसे ज्यादा इजी पॉइंट भी मेरे अकॉर्डिंग यही है। ठीक है, क्या बोला गया है इस पॉइंट में, डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं योगी जी और मोदी जी का एग्जाम्पल। ठीक है, अब जो मान लो योगी जी क्या है, सीएम है, और हमारे मोदी जी पीएम है। ठीक है, अब जब हम इसकी बात को जब पढ़ते हैं, तो मोदी जी जो भी रूल बनाएंगे वो पूरे देश पे लागू होगा, लेकिन योगी जी जो रूल बनाएंगे वो केवल अपने एक स्टेट पे लागू होगा। ठीक है, समझ गए कि वो अपने एक जुरिडिक्शन मतलब अपने दायरे में रहकर, जो उनका दायरा है उस दायरे में रहकर ही वो काम कर पाएंगे। ठीक है, अब the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। ठीक है, अब भाई ये लाइन क्या बोलती है कि जो भी उनका वर्क वगैरह है वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही लिख दिया गया है कि भाई तुम ये काम करोगे, और एग्जिस्टेंस तुम्हारा, हाँ 5 ईयर का टर्म है, 6 ईयर का टर्म है, 2 ईयर का टर्म है, ये सारी चीज जो है कॉन्स्टिट्यूशनली पहले से ही डिफाइंड है। ठीक है, 3 पॉइंट हो चुके हैं और तीनों बहुत इजी पॉइंट है, आराम से तुम्हारे 3 नंबर बन चुके हैं बच्चों। ठीक है, अब फोर्थ, the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government। अच्छा, ये क्या है। अच्छा, तुम लोगों ने कभी सुना है कि अगर कोई भी बिल पास करना हो तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी लगती है दोनों हाउसेज में। ठीक है, और 2/3 मेजोरिटी आज के टाइम पे कोई नहीं लेकर आ पाता, क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट का रूल है। ठीक है, रूल तो नहीं है, लेकिन कोलिजन गवर्नमेंट ही रूल कर पा रही है अभी के टाइम पे, क्योंकि कोई भी क्लियर मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाता। ठीक है, अब चेंजेस तो ऐसे नहीं हो सकते किसी एक पार्टी की सहमति से। ठीक है, उसके लिए 2/3 सीट्स वगैरह तो चाहिए भाई।
ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट, और जो कि शायद सबको ही पता होगा कि कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर। एम्पायर की तरह कैसे भाई ये काम कर रहा है? अगर कोई भी लड़ाई वगैरह हो जाती है किसी भी पार्टी के बीच में, मान लो किसी के भी बीच में, मतलब पार्टी का ही क्यों एग्जांपल लेना है, छोटे लेवल का ही ले लो, किसी के भी बीच में पावर, किसी के भी बीच में अगर लड़ाई हो जाएगी तो उस चीज को रिसॉल्व कौन करेगा? कोर्ट। ठीक है, जो हमारी जुडिशरी है वो करेगी ये काम। ठीक है, sources of revenue each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। कि भाई किसका रेवेन्यू कहां से आएगा, उस चीज, वो सारी चीजें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही लिखी हैं। ठीक है, थर्ड, सेवंथ एंड द लास्ट पॉइंट, द फेडरल सिस्टम है ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। एक फेडरल सिस्टम के दो मेन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, अभी बहुत ज्यादा ये हम पढ़ चुके हैं, अब इसको समझ लेते हैं कि ये बोलना क्या चाहता है। ठीक है, पहला, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। एक फेडरल सिस्टम में पावर जो है वो डिवाइडेड है सबके पास, किसी के पास, एक के पास पावर नहीं है, तो भाई जाहिर सी बात है यूनिटी को प्रमोट कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, अगर किसी एक को पावर दे दोगे तो भाई दूसरा वाला तो भूल जाओ कि तुम्हें सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं लोग, कैसे एक फेडरल सिस्टम यूनिटी को प्रमोट कर रहा है? एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया सबको? हो गया ना भाई क्लियर एक ऑब्जेक्टिव? ठीक है, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। कितनी सारी रीजनल डाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस हैं, उसको भी उन लोगों को बनाए रखना है। तो ये इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम करते हैं दूसरे टॉपिक की ओर मूव। चलो, अब आ जाता है भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है इससे एग्जाम में। चलो पढ़ लेते हैं इसमें क्या बोला है। पहली बात, अरे इसको ना थोड़ा ऐसे समझ लो, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर को। कमिंग टुगेदर मतलब ये मान लो मेरा एक ग्रुप है, हम सब ने क्या करा, छोटा सा ग्रुप है हमारा, एक मतलब तुमने सुना होगा, एक लकड़ी को आराम से तोड़ दोगे, 5 लकड़ी को नहीं तोड़ पाओगे। तो ऐसे ही मान लो मेरा एक ग्रुप, हमारा एक ग्रुप है, हम लोगों ने थोड़े लोग ज्वाइन करे उसमें और एक बड़ी यूनिट बना ली। और होल्डिंग टुगेदर में अगर आपको किसी को होल्ड करके रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको भी थोड़ी सी पावर देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही चीज आती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। आप पढ़ लेते हैं कैसे। ठीक है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, द इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर, जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो एक साथ आते हैं। जैसे कि मैंने 5 लोग इकट्ठे कर लिए, हम लोग पांचों एक साथ जुड़े और हम लोगों ने एक बड़ी यूनिट बना ली, फॉर्म कर ली। ठीक है, तो ये द इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, एक बड़ी यूनिट बनाई और उसका वोटिंग करके एक लीडर बना लिया। ठीक है, ये सिस्टम कहां पे चलता है? यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, सेकंड, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, a large country decide to divide its power between the constituent state and the national government। अच्छा, इसमें नेसेसरी क्या है कि हम लोगों को पावर क्यों ही डिवाइड करनी है भाई? क्यों करनी है डिवाइड? भाई अगर किसी को आपको होल्ड करके रखना है ना, अगर आपको किसी को रोक के रखना है तो थोड़ी बहुत पावर्स आपको उसको देनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तभी तो एक फेडरल सिस्टम वर्क कर पाएगा। और इसी तरीके से हम लोगों ने बेल्जियम का एग्जांपल देखा, कैसे भाई वहां पर एक जो फेडरल सिस्टम था वो वर्क कर रहा था, जिसकी वजह से कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी सिविल वॉर वहां पर नहीं होती है। ठीक है, और इसके जो एग्जांपल है इंडिया और बेल्जियम, इतना लिख कर आओगे सफिशिएंट है भाई, नंबर पूरे मिलेंगे, आई गारंटेड। ठीक है, चलो दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, वो हाई इंपॉर्टेंट 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। और कभी कभार ना क्या करते हैं वो लोग, एग्जामिनर क्या करेगा कि या तो आपको यूनिटरी सिस्टम के बारे में पूछ लेगा अकेले, या फिर सिर्फ फेडरल सिस्टम के बारे में पूछ लेगा। लेकिन हम लोग दोनों पढ़ के जाएंगे, पूरे नंबर लेकर आएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो, देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पहले बस एक यूनिटरी समझ लेते हैं, उसके बाद फेडरल समझेंगे। क्या है इसमें? देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक ही लेवल की गवर्नमेंट है इसमें। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके पास सबसे ज्यादा पावर होंगी। किसमें? यूनिटरी सिस्टम में। ध्यान रखना कि फेडरल में मत लिख के आ जाना। ठीक है, तो यूनिटरी सिस्टम में किसके पास सबसे ज्यादा पावर होंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बाकी सब उसकी सब यूनिट होंगी। जैसे मैंने तुम्हें कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल दिया था ना, कि जो एक लीडर होगा, जैसे मतलब मान लो 5 लोग हैं, हमने एक फेडरेशन माना नहीं, 5 लोगों ने मिलकर सबने मेरे को वोट करके जिता दिया। ठीक है, जो अब मैं बोलूंगा ना वो उन लोगों को मानना पड़ेगा, वो मेरे अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये होता है यूनिटरी सिस्टम में। ठीक है, समझ में आ गया? चलो,
द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मैंने क्या बोला, अब मान लो मेरे को वोट करके जिताए तो फिर जो मैं बोलूंगा वो काम उन लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज अब जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में है तो जो भी वो ऑर्डर पास करेंगे वो प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा। चलो थर्ड पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द सुप्रीम एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एक्सरसाइज ओनली पावर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड टू देम। मतलब भाई इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सबसे ज्यादा पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की पावर, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज वो लेकर आना चाहते हैं वो लेकर आ सकते हैं यूनिटरी सिस्टम में, ठीक है। बट फेडरल में ऐसा नहीं होता बेटा, यही डिफरेंस है यूनिटी और फेडरल में। चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट करके ही पढ़ेंगे भाई इसको हम ढंग से एकदम बढ़िया करके, ठीक है। चलो अगर फेडरल सिस्टम आ जाए, देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें कि हमने देखा कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल, इन तीनों के पास जो है पावर है अपने लोगों को गवर्न करने की। सबके अपने अपने जुरिडिक्शन है, अपने अपने एरिया में रहकर सब लोग काम कर रहे हैं, जिसका जो काम है वो कर रहा है, ठीक है। इसमें जो पावर है वो डिवाइडेड है तीनों के बीच में, ठीक है। किसी के पास भी मतलब इतनी पावर नहीं है कि वो कोई भी लॉ एंड पॉलिसीज को पास कर दे, ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को भाई वो ऑर्डर वगैरह नहीं कर सकती कि ये काम तुम करो ही करो, उनका मन करेगा वो अपने स्टेट में वो वैसे काम करवाएंगे, लेकिन कुछ इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई गलत काम करवा ले, ठीक है। अगर गलत काम होगा तो कोर्ट इंटरप्ट करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंटरप्ट करेगी, ठीक है। फिर आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर ऑफ इट्स ओन। उनकी भाई खुद की पावर है जिसके लिए वो आंसरेबल नहीं है, अगर वो अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो। समझ में आ गया। एक में हमने पढ़ा कि यूनिटरी में किसी के पास कोई पावर ही नहीं है, और स्टेट फेडरल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि इसमें जो पावर्स है सबके बीच में डिवाइडेड है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया भाई। देखो कोई भी तुम लोगों को डाउट होगा ना तो मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, और प्लस टेलीग्राम पे इसके आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक और शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, ठीक है, अभी फिलहाल के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। व्हाट्स मेक इंडिया फेडरल कंट्री? क्या चीज इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है, ठीक है। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया में फेडरल कंट्री, भाई देखो हम लोगों को पहले ही पता लग चुका है कि इसमें जो पावर्स हैं वो सेंट्रल, स्टेट और लोकल तीनों के बीच में डिवाइडेड है, तीनों के काम भी अलग अलग है, तो ये भी चीज इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती। और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पावर हमने लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, तीनों के पास तीनों के अलग अलग पावर्स है, तीनों का अलग अलग काम है, मतलब पावर सेम है, काम तीनों के अलग अलग है, ठीक है। चलो अब पढ़ लेते हैं हम पहला फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? अच्छा ये जो इसमें मैंने लिखा है यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, कमेंट सेक्शन में बच्चे बताएंगे कि ये कौन सी किस टाइप की फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, ठीक है। चलो यूनियन लिस्ट, इट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस as the defense of the country, foreign affairs, banking, communication, currency, ये सारी चीज किसके अंडर में आ जाती है? ये सारी चीज भाई इससे ना एमसीक्यू आता है एग्जाम में, ठीक है। एग्जामिनर आपको दे देगा कि कौन सी चीज इसमें से नहीं आती है यूनियन लिस्ट में, ठीक है। एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चंस देता है, ठीक है, तो अवेयर रहना उस रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये पढ़ लेना कि हाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ये काम है, जो कि एक नेशनल गवर्नमेंट के जो भी काम होंगे ना, जो पूरे देश के लिए होंगे, जैसे करेंसी छापना, ठीक है, ये काम तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी करेगी, वरना यूपी में लाके बाबा जी हमारे छाप दे नोट, है ऐसा नहीं हो सकता। चलो ठीक है। फॉरेन अफेयर्स ये कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। बैंकिंग कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। डिफेंस कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है। कंट्री की सेफ्टी कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है। चलो दूसरा टॉपिक, स्टेट लिस्ट, ठीक है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं? भाई देखो यार स्टेट लिस्ट में ना बहुत सारे लोकल के जो जितने भी काम वगैरह है ना वो भी आ जाते हैं, ठीक है। अब इधर देख लो, इट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। लोकल इंपॉर्टेंस के भाई किसी एक स्टेट में ही तो बहुत सारे गांव वगैरह आते हैं यार, ठीक है। बहुत सारे गांव हो गए, छोटे छोटे एरियाज हो गए, छोटे छोटे शहर हो गए, ठीक है। इट कंटेन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस such as police, trade, commerce, agriculture, irrigations. The state government alone can make law relating to the subject mentioned in the list, ठीक है।
एक स्टेट का काम क्या है, जैसे हम लोग ने कभी कभार एक देखा है, अगर किसी पुलिस के पास जाए, जैसे मान लो हम गाजियाबाद की पुलिस के पास जा रहे हैं लेकिन क्राइम हुआ बुलंदशहर में, तो वो तो बोल देगा भाई ये तो मेरे जुरिडिक्शन में ही नहीं आता, ठीक है। लेकिन स्टेट लिस्ट में जब हम पढ़ते हैं तो पुलिस किसके अंडर आएगी, स्टेट लिस्ट के अंडर आएगी। ट्रेड स्टेट लिस्ट के अंडर आएगा, कॉमर्स स्टेट लिस्ट के अंडर आएगा, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट के अंडर आएगा, इरिगेशन स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी इश्यूज वगैरह आ रहे हो या फिर जो भी परेशानी आ रही हो, एजुकेशनली भी मैं तो मानता हूं ये काम स्टेट लिस्ट का ही है, ठीक है। चलो कॉन्करेंट लिस्ट जो थर्ड, लोकल गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, ये एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए बनाई गई भाई। अब स्टेट में मान लो हमारे मतलब योगी आदित्यनाथ जी का एग्जांपल ले लेता हूँ, स्टेट में बैठे, अब उनका स्टेट इतना बड़ा है कि भाई किसी भी गांव में मान लो कोई परेशानी वगैरह हो जाती है तो यार हर कोई तो नहीं मिल पाएगा ना उनसे, ठीक है। तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनकर वो उनके रिगार्डिंग उनके लिए आवाज उठाए, इसलिए लोकल गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स वगैरह जो है दी गई है ताकि वो उनके, अब जैसे गांव में मान लो किसी गांव में एजुकेशनल रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, या चाइल्ड मैरिज वगैरह, बहुत सारे क्राइम्स वगैरह कंडक्ट हो रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए थोड़ा बहुत जो काम अगर कोई कर सकती है तो वो कौन है, लोकल गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट, ये सारे मैटर कौन देखेगा, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट टू द बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, द लिस्ट इंक्लूड एजुकेशनल, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, अडॉप्टेशन, सक्सेशन। ये काम किसका है, सारी चीज देखना लोकल गवर्नमेंट का, कॉन्करेंट लिस्ट का। समझ में आ रहा है ना सबको? अगर भाई देखो कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप पिन कर देना, मैं आपके डाउट्स का आंसर दूंगा, ठीक है, सारे डाउट्स का। मैं खुद कनेक्टेड रहूंगा आप लोगों से, ठीक है। टेलीग्राम पे आप जितने भी जो भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं उनको आप लिख के डाल सकते हो। मैं अगेन दोबारा बात बोल रहा हूं, टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भाई। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक फेडरल कंट्री जो कि हमारी है, ठीक है, तो इसमें कैसे फेडरलिज्म जो है प्रैक्टिस हो पाता है, इसमें कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में लेकर आया गया। कोई भी चीज यूं ही नहीं हो जाती है, कोई भी अगर तुम रूल बनाते तो वो ऐसे ही इंप्लीमेंट नहीं हो जाता है, ठीक है, उसको लाने का एक प्रोसीजर रहता है, ठीक है। तो क्या प्रोसीजर रहा इस चीज का, अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला आ जाता है हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट। अच्छा क्या है ये लिंग्विस्टिक स्टेट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शायद बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। कैसे, चलो पढ़ते हैं। In 1947, boundaries of survival old state of India were changed in order to create new states. अच्छा, ये लाइन इसने क्यों बोली है कि सर्वाइवल ऑफ ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू। अब आप जानते हो पहले मुंबई वाला जो एरिया है ना, मुंबई और गुजरात वाला एरिया, उसको पहले बॉम्बे बोला जाता था। लेकिन जब हम लोगों ने सोचा कि हमें लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बनाने हैं तो उसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने, जैसे अब महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनका मराठी बोलते हैं, जो गुजरात में जो लोग रहते हैं वो गुजराती होते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज बेस्ड हम लोगों ने स्टेट्स की फॉर्मेशन करी ताकि कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो आपस में किसी भी लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के ऊपर। जैसे कि हम लोगों ने सिनाला कम्युनिटी में देखा कि भाई उन्हीं की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, ठीक है। चलो कि सिनाला की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था ना, ठीक है, ठीक है। चलो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पढ़ लिया हमने, अरे एक मिनट गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पढ़ लिया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, कल्चर जैसे नागालैंड ये स्टेट फॉर्म हुआ था, ठीक है, इस तरीके के स्टेट कल्चरल बेसिस पे फॉर्म हुए हैं, ठीक है। चलो किस तरीके से है लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है, किस तरीके से इन्होंने एक लैंग्वेज पॉलिसीज बनाई, बहुत ही ये भी टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें एक पार्टी का भी नाम आएगा अभी, ठीक है। चलो, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट मेड एनी लैंग्वेज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को हम एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करते हैं बट वो भी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि नेशनल लैंग्वेज बना दोगे तो भाई लड़ाई नहीं हो जाएगी आपस में, ठीक है। चलो कि भाई हमारी लैंग्वेज को बनाओ, उसको बना दिया तो ठीक है, तो इंडिया की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, पहला पॉइंट, ठीक है। भाई देखो इजी पॉइंट से एग्जाम में तुम इजिली लिख लोगे, ठीक है। हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, ये बात मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। दूसरा, बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस, 21 अदर लैंग्वेजेस भी है हमारे पास, मलयालम है, मराठी है, गुजराती है, ठीक है। चलो, स्टेट हैव टू देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, किसी भी स्टेट की खुद की भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है, जैसे स्टेट
तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है, ठीक है। चलो, इंग्लिश अलॉन विद हिंदी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। अच्छा, ये क्यों करा? जब हमने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, तो इंग्लिश को भी हमने ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों बनाया? इसके लिए हुआ था देश में एक प्रोटेस्ट, जो कि डीएमके पार्टी लीड भी कर रही थी उसको, और उसी की वजह से वो पावर में भी आई। अब क्या प्रोटेस्ट था उसमें? ये था कि यार हम साउथ वालों को थोड़ा हिंदी बोलने में ना दिक्कत होती है, या हिंदी लिखने में, हिंदी समझने में, तो वो उस चीज को कैसे समझते? तो इसीलिए हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सेंटर स्टेट रिलेशन। चलिए पढ़ते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ऑल्सो स्ट्रेंथेंड द फेडरलिज्म इन इंडिया। अच्छा भाई, ये बात क्यों लिखी कि सेंटर स्टेट के रिलेशन अगर अच्छे होंगे तो फिर एक फेडरल कंट्री बहुत ही ज्यादा ग्रो कर सकती है, कैसे उसकी पावर जो है वो बढ़ सकती है, कैसे एक स्ट्रॉन्ग कंट्री वो बन सकती है। अगर सेंटर स्टेट के रिलेशन अच्छे होंगे तो फिर भाई अगर वो कोई पॉलिसीज और रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने स्टेट के लिए बनाना चाहते हैं या अपनी कंट्री के लिए बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर इनके रिलेशन अच्छे होंगे तो। वैसे अभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि रीजन बिहाइंड दैट की बहुत ज्यादा मतलब पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से ये सारी चीजें अभी पॉसिबल नहीं हो पाती। कोई भी पॉलिसीज वगैरह अगर आपको लेकर आनी है तो उसके लिए आपके सेंटर और स्टेट दोनों के रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे होने चाहिए। अगर आपको डेवलपमेंट भी करना है ना भाई, तो उसके लिए भी इन दोनों के रिलेशन होना, इन दोनों के अच्छे रिलेशन होना मैंडेटरी है, ठीक है। आफ्टर 1990s, अच्छा आफ्टर 1990s दे रखा है, क्यों बिफोर क्यों नहीं दे रखा? ठीक है, बिफोर 1990s क्या होता था ना, हमारे देश में केवल एक ही पार्टी थी, कांग्रेस, ठीक है, जो कि पावर में थी। मतलब जहां देखोगे वहां पे कांग्रेस का ही रूल था। अगर कोई छोटी मोटी पार्टी आ भी जाती थी ना, वो ज्यादा टाइम के लिए वहां पे रूल नहीं कर पाती थी, क्योंकि भाई अगर रूल करने के लिए ना तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छे रिलेशन होने चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं कि भाई देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है कहीं पे भी रूल वगैरह करने के लिए। अगर सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, जहां पे 500 लोग हैं वहां पे 40 लोग कैसे जीत पाएंगे उनसे, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? चलो ठीक है, अब क्या एक एग्जाम्पल ले लेते, जैसे कि तमिलनाडु में सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये आई थी भाई। ये वहां पे ज्यादा टाइम तक रूल कर ही नहीं पाए। ऐसी 1970 और 1980s के टाइम पर एक और पार्टी आई थी समूहक करके, अब विधायक दल ऐसे करके एक पार्टी आई थी, तो उनके बारे में वो भी ज्यादा टाइम तक रूल इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि सेंट्रल स्टेट के रिलेशन अच्छे नहीं थे। कांग्रेस ने लगभग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 81 टाइम डिसॉल्व करी थी, और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है। समझ रहे हो ना, इसलिए सेंटर स्टेट रिलेशन अच्छे नहीं थे उस टाइम पीरियड के, समझ गए। अब इसमें पढ़ते हैं आफ्टर 1990s क्या होता है, ठीक है। आफ्टर 1990s ना इतनी बड़ी कोई पार्टी इस टाइम तक रही नहीं, ठीक है। अब सबको कोलिजन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, और कोलिजन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है भाई जब तुम लोगों ने, अब मान लो 10 लोग हैं जो मेरी पार्टी से नहीं है, लेकिन उनके साथ मिलकर मैं गवर्नमेंट फॉर्म कर पाया हूं, तो मुझे उनकी भी तो बात सुननी पड़ेगी। तो इसीलिए अभी के टाइम के सेंट्रल स्टेट रिलेशन थोड़े से बेटर हैं पहले से, ठीक है, पहले से। समझ गए? इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन पहले से बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, समझ गए। अब हम पढ़ते नेक्स्ट टॉपिक और द लास्ट टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। चलो, क्या है भाई डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया में, पढ़ते हैं। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन है क्या? पहले तो यही समझ लो कि इस वर्ड का मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का। अच्छा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको थोड़ा इरेज कर दूं। ये पूरे वर्ड का क्या मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन, समझ में आ रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी सी पावर लेकर, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर किस पे हम लोगों ने ट्रांसफर कर दी? लोकल गवर्नमेंट पे, जो हमने थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाई है। चलो अब पढ़ लेते, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत प्यारे बच्चों, पेन कॉपी लेके बैठना, लिख लेना, ठीक है। चलो, when the power is taken away from central and state government and given to the local government, तो मैंने यही बात तो आपको समझाई कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, कि पावर थोड़ी सी लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से, पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, पावर ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, ठीक है। जब पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने थोड़ी सी स्टेट गवर्नमेंट से लेके हमने किसको दी? गिवन टू लोकल गवर्नमेंट,
तो इसी लोकल गवर्नमेंट, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज बिफोर 1992 क्या होता था, 1992 से पहले जो लोकल बॉडी थी वह डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, वो किसके अंडर आती थी, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती थी। ठीक है, मतलब उसके पास खुद की कोई पावर नहीं है, वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का एक पार्ट है, वो उसके अंडर में आती है, उसके अंडर वो काम कर रही है, उसके पास खुद की कोई पावर नहीं है। अब यही चीज, रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, ये कमी थी भाई 1992 से पहले। फिर लोकल बॉडीज के पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं था, कोई भी पावर नहीं थी, तो भाई जब किसी के पास कोई रिसोर्सेज नहीं होंगे, कोई पावर नहीं होंगी, तो वो लोग काम करेंगे कैसे भाई। अगर तुम्हें कहीं पे भी डेवलपमेंट करना है तो पैसों की, फंड की रिक्वायरमेंट है, समझ गए। चलो थर्ड पॉइंट क्या हुआ भाई 1992 के बाद, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक देयर थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट इन लोगों ने बनाई और उसको थोड़ी बहुत पावर्स वगैरह दी ताकि वो अपने स्टेट्स में या अपने लोकल लेवल पर डेवलपमेंट कर सके। चलो ठीक है, अब इसमें कुछ स्टेप्स उन्होंने लिए, क्या क्या स्टेप्स लिए उन्होंने। ठीक है, पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जरूरी होता है, होल्ड रेगुलर इलेक्शन, रेगुलर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने का काम बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उन्होंने करा। ठीक है, सीट्स आर रिजर्व फॉर द SC ST एंड OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस। अच्छा ये रिजर्व्ड क्यों करी कुछ सीट्स उनके लिए। ठीक है, अब मान लो किसी एरिया में SC ST या OBC लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, किसी मान लो किसी एक एग्जांपल लेते हैं, किसी एरिया में SC लोग ज्यादा है। ठीक है, उस एरिया में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनकी कम्युनिटी क्या क्या दिक्कतें फेस कर रही है। कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज हमारे यहाँ पे बहुत होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ भी होते हैं और भी देशों में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़े ज्यादा होते हैं। तो कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं वो उनके लोग ज्यादा बेस्ट तरीके से बता पाएंगे ना, और वो अपने लिए थोड़ा बहुत पॉलिसीज, कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऐसे लेके आएंगे जिसके साथ उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। क्यों जरूरी है भाई वुमेन के लिए रिजर्वेशन, क्योंकि भाई वुमेन्स को सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है और करना भी पड़ा था पुराने टाइम पर। ठीक है ना, बाहर जाने की परमिशन, ना हायर एजुकेशन की। अगले चैप्टर में पूरा पढ़ाऊंगा, पहला टॉपिक ही जेंडर इक्वालिटी के ऊपर है। ठीक है, तो उनके साथ किस किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, ना भाई उन्हें बाहर जाने दिया जाएगा, ना वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती है, ना अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, कुछ भी नहीं था। अगर वहां पे रिजर्वेशन होगा वुमेन्स के लिए, तो कोई अगर वुमेन कैंडिडेट वहां से जब जीतेगी, जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होगी उनकी, जो भी वो जीतेगी, वो कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज लेके आएगी वुमेन्स के लिए, अच्छी या नहीं लेकर आएगी, आएगी भाई। उनके एजुकेशनल रिलेटेड इश्यूज देखेगी, कोई चाइल्ड मैरिज तो नहीं करवा रहा, इस चीज के ऊपर भी पूरी नजर रखेगी और उसके लिए जस्टिस की डिमांड भी करेगी। ठीक है, अब द लास्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, अच्छा ये अभी फोर्थ पर है हम। ठीक है, एक मिनट। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाएगी जो कि क्या करवाएगी, इलेक्शन करवाएगी इनके कंडक्ट। ठीक है, इनका बेसिकली काम है इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना है लोकल लेवल के। फिर द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू। अच्छा, पावर और रेवेन्यू क्यों दिए स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को, उसका क्या रीजन है भाई। देखो साफ रीजन है, जिसके पास पावर होंगे, जिसके पास रिसोर्सेज होंगे, जिसके पास पैसा होगा, वो उस एरिया में डेवलपमेंट कर सकता है। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट को इसीलिए कुछ पावर्स वगैरह दी गई ताकि वो अपने स्टेट, अपने जो लोकल एरिया है उसके अंदर वो डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, एजुकेशनली हो या फिर कल्चरल रिलेटेड कोई भी इश्यूज वगैरह आ रहे हो, किसी विलेज में अगर पानी वगैरह से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही हो, तो वहां पर वो लोग कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कर सके। वो तभी हो सकता है जब इनके पास कोई रिसोर्सेज हो, इनके पास कोई पावर हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक, रूरल लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, गांव में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या चलता है, पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं पंचायती राज और ग्राम पंचायत। इट इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडीज फॉर द एंटायर विलेज। पूरे विलेज के डिसीजंस वगैरह कौन लेगा, पंचायती राज। ठीक है, अगर विलेज में कोई भी डिस्प्यूट वगैरह हो रहा हो रिगार्डिंग लैंड और किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई भी इशू आ रहा हो, उसको रिसॉल्व कौन करेगा, पंचायती राज। ठीक है, तो ये क्या है, एक वहां की डिसीजन मेकिंग बॉडी भी है और छोटे मोटे मुद्दे भी है खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, गांव में पंचायती समिति क्या है, पंचायत समिति क्या है, ठीक है, अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर। कुछ ग्राम पंचायत, जैसे मतलब बहुत सारी ग्राम पंचायत होंगी ना, वो एक ग्रुप फॉर्म करेंगी। ठीक है,
मतलब एक साथ आएंगे और टू फॉर्म व्हाट इज यूजली कॉल्ड पंचायत समिति, उसको हम क्या बोलते हैं, पंचायत समिति। ठीक है, अब जिला परिषद क्या है, जिसमें पंचायत समिति मंडल जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में एक साथ आए, बातचीत करें कोई भी इश्यूज वगैरह के रिगार्डिंग, वो क्या है, एक जिला परिषद। एक डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होता है भाई, ठीक है, अब गाजियाबाद ही देख लो कितना बड़ा है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट की। क्या है अर्बन लोकल गवर्नमेंट? इन लार्ज अर्बन एरियाज, लार्ज अर्बन एरियाज में कौन काम करती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और स्मॉल अर्बन एरियाज में कौन काम करती है? म्युनिसिपल काउंसिल। सेम एज द पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, इनके भी काम वगैरह जो है वही है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है पूरे मतलब अर्बन एरिया के लिए। ठीक है, स्मॉल के लिए क्या क्या काम करता है? म्युनिसिपल काउंसिल काम करेगी, और अर्बन के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करेगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस। कैसी लगी आपको वीडियो? ठीक है, अब कोई भी अगर आपको डाउट वगैरह होता है, क्वेश्चन आंसर रिलेटेड डाउट हो या फिर चैप्टर रिलेटेड डाउट हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो उसको। मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, मैं खुद भी आपसे कनेक्ट करूंगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और नोट्स पीपीटी जो कुछ भी है वो सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक कमेंट एंड शेयर गाइस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।